नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास आईएनएस अरिहंत के नाम से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल भी कैरी कर सकती है और इंडिया को सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी देती है। ऐसे में दोस्तों, चाइना के पास इसका कोई आंसर है या नहीं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईएनएस अरिहंत इंडिया की पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो इंडिया को यह पावर देती है कि वह अपनी एनिमी को सरप्राइज कर सके और पानी से ही एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सके। और साथ ही अब इंडिया के पास में एयर, लैंड और सी तीनों से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की क्षमता भी आ गई है। दोस्तों, 1974 के अंदर इंडिया ने पहला न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया था जो कि 8 किलोटन का था और इसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था इस पूरे ऑपरेशन को। और इससे दोस्तों इंडिया को वो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट मिली थी कि इसका नाम उस ग्रुप के अंदर आ गया था जिनके पास न्यूक्लियर वेपन सिस्टम थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। और दोस्तों, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के हिसाब से इंडिया के पास 520 किलोग्राम का प्लूटोनियम है जो कि 100 से 130 वारहेड बना सकता है। और दोस्तों, इंडिया इसे क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट कैपेसिटी कहता है जो कि उसकी चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में है। और इंडिया की दोस्तों नीति ये भी रही है नो फर्स्ट यूज की, और उसका कहना है कि वह किसी के भी खिलाफ पहले इस वेपन को इस्तेमाल नहीं करेगा और केवल रिटेलिएशन के लिए ये है। और दोस्तों, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की अगर बात करें जिसके पास न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल भी हो, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर इस तरह की सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों ये समुद्र के अंदर गहराई के अंदर रहती है, तो ऐसे में इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस सबमरीन के आने के बाद इंडिया की पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों, अरिहंत प्रोग्राम की अगर शुरुआत की बात करें तो हमें 3 दशक पीछे जाना पड़ेगा, जब इसे नाम दिया गया था एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल, और ये 1974 के अंदर शुरू हुआ था। और शुरुआत के अंदर इसका लक्ष्य ये था कि एक न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप किया जाए और उससे एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई जाए। और ये प्रोग्राम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के बीच में कोलैबोरेशन के तहत शुरू किया गया था। और दोस्तों, 1995 के अंदर एक शिप के साइज का रिएक्टर ट्रायल से गुजर रहा था भाभा सेंटर के अंदर, और बताया जाता है कि 1985 के अंदर जिसका कि 600 टन वेट था, और ये रिएक्टर जो अंडर डेवलपमेंट था उस समय अनसक्सेसफुल रहा था। और 1989 के अंदर रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर ने भी इसे ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी दोस्तों ये रिएक्टर फेल रहा था। फिर दोस्तों 1998 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया से ही एक रिएक्टर का डिजाइन परचेज कर लिया, और 2004 के अंदर उसने एक वर्किंग 80 मेगावाट का प्रोटोटाइप रिएक्टर बनाया, और बाद में दोस्तों इसे टेस्ट भी किया, और फिर दोस्तों ये सफल भी हो गया। और 1998 के अंदर जब इसकी बॉडी बनाई जा रही थी विशाखापट्टनम के अंदर, तो दोस्तों ये कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि हमारे पास उस समय वर्किंग रिएक्टर की कमी थी। लेकिन दोस्तों ये भी माना जाता है कि रशियन अकुला क्लास की सबमरीन और सोवियत चार्ली 2 क्लास की सबमरीन के ऊपर भी इसका बेस आधारित था। लेकिन दोस्तों कुछ एक जगह पर यह भी पब्लिश हुआ जिसके अंदर क्लेम किया जाता है कि ये अकुला के ऊपर ही आधारित था, लेकिन इसे लंबा किया गया था कम से कम 30 फीट तक, ताकि इसके अंदर मिसाइल कंपार्टमेंट भी लगाया जा सके। और इसके अलावा क्लेम यह भी किया जाता है कि ये चार्ली 2 क्लास के ऊपर आधारित है, जिस सबमरीन को इंडिया ने 1988 से 1991 के बीच में लीज पे लिया था, और अभी भी ये आईएनएस चक्रा के नाम से इंडिया के अंदर सर्विस दे रही है। लेकिन अभी भी दोस्तों एस्टीमेट ही लगाए जाते हैं इसके बारे में, और बताया जाता है ये 330 से 360 फीट लंबी है और इसकी डिस्प्लेसमेंट 6500 टन है, और साथ ही ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन है। हालांकि दोस्तों एक एक्सेप्शन हो सकता है, नॉर्थ कोरिया की गोरेई क्लास की सबमरीन। दोस्तों सबमरीन की एक क्षमता होती है कि ये कितनी डाइव लगा सकती है, और इसके बारे में अंदाजा ही लगाया जाता है, लेकिन माना यह जाता है कि ये कम से कम 600 मीटर तक डाइव लगा सकती है, और इसके अंदर 95 से 100 के करीब पर्सन क्रू के रूप में रहते हैं। और दोस्तों अरिहंत सबमरीन को ऑफिशियली 2009 के अंदर लॉन्च किया गया, और इसके अंदर ऑनबोर्ड रिएक्टर जो है वो 2013 के अंदर पूरी तरह से काम करने लगा, और 2014 के अंदर इसके सी ट्रायल शुरू हो गए, और अगस्त 2016 के अंदर ऑफिशियली इसे नेवी के अंदर कमीशन कर दिया गया। और नेवल टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसका टोटल प्राइस $2.9 बिलियन है।
और दोस्तों जहां तक इसके वेपन सिस्टम की बात है तो इसके अंदर 4 मिसाइल ट्यूब लगी हुई है और ये चारों दोस्तों 12K-15 सागरिका मिसाइल कैरी कर सकती हैं, जो कि दोस्तों शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 434 माइल मानी जाती है और ये पाकिस्तान के साउथर्न हाफ एरिया को ही टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों इंडिया और भी ऐसी मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है जो यूरोप तक पहुंच सकती है और पूरे चाइना को भी कवर कर सकती हैं। जैसे कि दोस्तों K4 मिसाइल है, ये मीडियम रेंज की है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है और ऐसी 4 मिसाइल ये कैरी कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के ऊपर भी काम कर रहा है, जिन्हें दोस्तों K4 और K15 मिसाइल के ऊपर कैरी किया जा सकता है। ये वो क्षमता होगी जिससे एक मिसाइल से एक से ज्यादा वारहेड लगाए जा सकेंगे और ये अलग अलग टारगेट के ऊपर एक समय में अटैक कर सकेंगे। तो सबमरीन से भी हमें ये क्षमता मिल जाएगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि INS अरिहंत की इंडिया के लिए क्या वैल्यू है और चाइना को क्यों इससे डर लगता है। हालांकि चाइना के पास भी सबमरीन जरूर है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी है और बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन भी है, लेकिन दोस्तों इंडिया के पास इसका होना सीधा सीधा मतलब है कि चाइना को सोच समझ के इंडियन ओशियन रीजन के अंदर आना पड़ेगा। और अभी जो स्टैंड ऑफ चला है 7 से 8 महीनों तक, उसमें भी इंडिया ने चाइना को पीछे खदेड़ने पे मजबूर कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों एक सबमरीन काफी नहीं होती है और इसीलिए इंडिया इसी के हिसाब से दूसरी सबमरीन के ऊपर भी काम कर रहा है जिसका नाम अरिधमान है। और दोस्तों कुछ एक सालों के अंदर इंडिया ने जो लक्ष्य रखा हुआ है वो 4 ऐसी सबमरीन को बनाने का है और उसके बाद में दोस्तों इंडिया यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बराबर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर्ड वाली सबमरीन की संख्या के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।